30-40% पेशेंट्स को जॉइंट पेन्स की शिकायत होती है। हर तरीके की डाइट प्रॉपर लेते हैं तो सेकेंड और थर्ड डिकेड तक हमारा बोन डेंसिटी बढ़ता जाता है। जितना डार्क स्किन कलर होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा विटामिन डी बनने में। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कम करना है, पोस्चर ठीक करना है। हेलो एंड वेलकम टू द healthsite.com पॉडकास्ट। आज हमारा एपिसोड है बोन हेल्थ पर, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आजकल हर दूसरा इंसान इसकी शिकायत कर रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या हमारी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं? हमें क्या करना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष चौधरी, जिन्हें ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर, आजकल हर दूसरा इंसान जो है वो हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द से सफ़र कर रहा है। इसकी वजह क्या है? आजकल ऑर्थोपेडिक्स में बोन हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हम बहुत यंग पेशेंट्स में, यहाँ तक कि टीनेज में भी छोटे बच्चे जो अभी स्कूल जा रहे हैं वो भी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं जो शायद हम 10 साल पहले सिर्फ एल्डरली या बूढ़े लोगों में देखते थे। तो मैंने देखा है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इसमें रोल प्ले करता है वो है उनका चेंजिंग लाइफस्टाइल। जैसे आजकल बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटी ना करके मोस्टली इंडोर्स रहते हैं। बच्चे आमतौर पे वीडियो गेम्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं और प्लेग्राउंड में कम बिताते हैं। रनिंग, जंपिंग, स्पोर्टिंग एक्टिविटी बहुत सालों से कम हो गई और स्पेशली जब 3 साल कोविड की महामारी थी उस टाइम पे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एस्केलेट हुई, क्योंकि वहाँ तो फोर्स्ड लॉकडाउन था, सब लोग घर में थे, इंक्लूडिंग बच्चे, एल्डरली, और सब लोग घर से काम कर रहे थे। और घर से काम करने से ना तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो पा रही थी, ना वो बाहर जा पा रहे थे, ना वो सनलाइट ले पा रहे थे। इन सब रीजंस में कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है एक मेजर फैक्टर है, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि यंग पेशेंट्स में, मिडिल एज में वो सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जो हम कुछ साल पहले तक सिर्फ बूढ़े लोगों में या एल्डरली में देखते थे। सो डॉक्टर, जैसे अभी डेंगू, टाइफाइड और फीवर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग रिकवर होने के बाद भी जॉइंट पेन्स की शिकायत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आमतौर पे जितने भी वायरल इलनेस होती हैं, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो या फिर कोविड भी हो, इन सब वायरल फीवर्स के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को, आमतौर पे 30-40% पेशेंट्स को जॉइंट पेन्स की शिकायत होती है। जिस टाइम वायरल फीवर होता है उसके एकदम बाद भी होती है, और कई बार वो कई महीनों तक या हफ्तों तक वो जॉइंट पेन्स चलते रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वायरल फीवर जो होते हैं एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इन्फ्लेमेशन बॉडी में चलता रहता है, सूजन रहती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन, बीमारी और या वायरल फीवर खत्म होने के बाद भी रहता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमने कोविड के बाद देखी, जिसको हम लॉन्ग कोविड डिजीज़ कहते हैं, जो कि कभी कभार 1 साल, 2 साल या 3 साल तक भी चल सकती है। तो वो जो ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हुआ था या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई थी, वो बहुत लंबा प्रोलॉन्ग हो जाती है। प्लस जिन लोगों को भी ये फीवर होते हैं वो बीमारी की वजह से, फीवर की वजह से अपना चलना फिरना कम कर देते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, उनका रेस्ट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी वो पेन्स काफ़ी समय तक चलते रहते हैं। बोन हेल्थ के लिए डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या है? बोन हेल्थ में 3-4 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कैल्शियम एंड विटामिन डी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी बोन्स का मिनरल कंटेंट या न्यूट्रिशन कह लीजिए वो बनाते हैं। विटामिन के बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रोटीन्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एक जॉइंट के या बोन्स का कोलेजन पार्ट बनाती है। कोलेजन जो होता है हमारी बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और मिनरल्स जो हैं उसकी स्ट्रेंथ बनाता है। तो कहीं ना कहीं हर पेशेंट को, हर आम आदमी को कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक, चाहे वो नेचुरल चीज़ों से हो, चाहे वो सप्लीमेंट से हो, एक एडिक्वेट प्रोटीन का इंटेक और ग्रीन वेजिटेबल्स, जो कि बहुत बड़ा रिच सोर्स है विटामिन के का, इन सारी चीज़ों का रेगुलर सेवन करना चाहिए। डॉक्टर, मैं यहीं पर आपसे एक सवाल करूंगी, जैसे हमें कोई भी बोन प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सो डॉक्टर हमें तुरंत ही उसमें कैल्शियम प्रिस्क्राइब करते हैं, टैबलेट्स, विटामिन डी टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या ये टैबलेट्स लेना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली सप्लीमेंट है। कोई भी दवाई लेके कभी भी उसको रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सप्लीमेंट्स का रोल हमेशा एक लिमिटेड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए है। जैसे कि आप देखें, नॉर्मल रूटीन में कोई अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, एज ग्रुप
बहुत एल्डरली भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी हो, लैक्टेटिंग मदर हो या बहुत ही एल्डरली पेशेंट हो। उन सब के अलावा रूटीन में अगर कोई अपना एडिक्वेट डाइट ले रहा है, जो बैलेंस डाइट ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी है, फैट का भी सही कंटेंट है, तो चाहे वो नॉर्थ इंडियन फूड हो चाहे साउथ इंडियन फूड हो, हर एक में एक बैलेंस डाइट अवेलेबल होता है। अगर वो ले रहे हैं तो इन सप्लीमेंट्स का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी पेशेंट को शुगर अनकंट्रोल्ड है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई मिल्क बिल्कुल नहीं लेता है, कोई सनलाइट में बिल्कुल नहीं जाता है, सो उनका जो रेगुलर इनटेक कैल्शियम और विटामिन डी का मिलना चाहिए था डाइट से, वो नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है। तो जब भी कुछ ऐसे लोग जो सलाह लेने आते हैं, उसमें ऐसे लोग हों जिनकी पुरानी दिक्कत हो, जिनको कोई फ्रैक्चर हो गया, जिनको कोई हार्ट का इशू है या कोई और ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से या तो उनके डाइट में वो प्रॉपर जा नहीं रहा है या वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को हम सप्लीमेंट्स देते हैं। तो एज के हिसाब से उसका क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी लेना होता है कैल्शियम और विटामिन डी। डॉक्टर, स्पेसिफिक फूड आइटम्स जो एडवाइजेबल है टू जस्ट फॉर इंस्टेड ऑफ दिस कैल्शियम एंड विटामिन डी टैबलेट्स? कैल्शियम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिल्क और मिल्क Dairy प्रोडक्ट्स products, हैं, हाँ। योगर्ट है, चीज़ है। अब आजकल नया ट्रेंड चला है कि लोग वीगन डाइट पे जा रहे हैं जिसमें मिल्क नहीं लेना चाहते। तो देयर आर अदर ऑप्शंस, जैसे सोया मिल्क आजकल लोग यूज़ करते हैं, छाछ है, लस्सी है, ये सारी जो रूटीन की चीज़ें हैं, इसमें बटर मिल्क है, ये सब चीज़ों में हमें एक एडिक्वेट कैल्शियम मिल जाता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन या एगिटेरियन है, then egg is a very good source for not only protein but also a big source of calcium and vitamin D, उससे भी हमें एडिक्वेट मिलता है। अब विटामिन डी का जो सोर्स है वो डाइट में काफ़ी कम होता है, और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है डेली की, वो हम सिर्फ अगर कोई वेजिटेरियन है उसके लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो वो एक ऐसा सप्लीमेंट है, वो ऐसा एक मिनरल है जो हर एक को एक मिनिमम क्वांटिटी में ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली जो वेजिटेरियन है और जो मोस्टली इंडोर्स रहते हैं। लोग कहते हैं हम पूरा दिन सनलाइट में घूमते हैं, हमें क्यों विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई। सो वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम जब बाहर धूप में जाते हैं, वो टाइम क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोपहर को 12-3 बजे 2 बजे जा रहे हैं और उस टाइम पे हमारे सिर्फ हाथ और फेस ही एक्सपोज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि हार्डली 10% बॉडी सरफेस एरिया है। हाँ। तो जब तक हमारा 40% बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं है, और जब तक वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स नहीं है, और जब तक वो 30 मिनट्स का टाइम नहीं है, तब तक हमें एडिक्वेट विटामिन डी नहीं मिल पाता है, वो स्किन में नहीं बन पाता है। और स्किन कलर से भी बहुत फर्क पड़ता है। जितना डार्क स्किन कलर होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा विटामिन डी बनने में, जितना फेयर स्किन होगा उतना कम टाइम लगेगा। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्लस जितना कितने महीनों में हमारा मानसून होता है, विंटर्स होता है जब सन ही नहीं होता, सो वो रेगुलरिटी विटामिन डी सनलाइट में बनाने का इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन। सो व्हाट वी एडवाइज इज कि कैल्शियम यस आपको डाइट से मिल जाएगा, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, मिल्क ले रहे हैं या बाकी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। आपको विटामिन डी का एक चैलेंज हमेशा रहता है। हाँ जी। तो हमेशा मिनिमम 2 डोज महीने का हर एक को बताते हैं, जो कि अंदाजन 24 डोज साल की हो जाती है। हमने एक सिंपल फार्मूला बना रखा है कि 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए वंस अ मंथ एक सफिशिएंट डोज होता है। हाँ। जो आजकल स्टैंडर्ड वो नैनो शॉट्स वगैरह आते हैं, और 12 साल से ऊपर जो है उनके लिए महीने का 2 डोज सफिशिएंट है। सो डॉक्टर, सालों पुराना हड्डी का दर्द, जोड़ों का दर्द, उसे कैसे खत्म करें? सालों पुराना दर्द अगर किसी को यंग एज में है या ओल्ड एज में है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है। अगर तो वो किसी पुराने वायरल फीवर की वजह से है, देन इट इज़ रिवर्सिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ महीनों में एडिक्वेट डाइट, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स से वो अपने आप चला जाए, सेल्फ लिमिटिंग होता है। लेकिन किसी को, एल्डरली को, अगर बोन डेंसिटी कम है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, या उनकी बोन्स बहुत फ्रेजाइल हो गई हैं, या उनके जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो गया है, उस चीज़ के लिए हमें स्पेसिफिकली एक तो ये देखना चाहिए कि कौन सी स्टेज का आर्थराइटिस है, कितना डैमेज है जॉइंट में, कौन से जॉइंट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, क्या ये एज रिलेटेड है, या ये एक कुछ आर्थराइटिस होते हैं जो ब्लड में होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो हम उसको ब्लड के टेस्ट से डायग्नोज करते हैं। अगर वो है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है। लेकिन हर इस तरीके के जॉइंट पेन्स या बोन पेन्स में कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी का और योगा वगैरह का, एक्यूप्रेशर का, इन सब चीज़ों का बहुत रोल होता है।
ऐसा नहीं कि आपको पेन हो रहा है आप दवाई लेंगे चला जाएगा, बिकॉज दवाई का असर लिमिटेड है, हाँ। सप्लीमेंट्स का भी लिमिटेड है। अनलेस आपका नॉर्मल रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ता है या आप किसी तरीके का एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये बार बार आता रहता है। अब हर एक के लिए एक्सरसाइज अलग हो सकता है। यंग लोग हैं उनको हम कोई भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी बता सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्विमिंग हो। एल्डरली के लिए वो शायद पॉसिबल ना हो, तो वो घर बैठे भी अपने बेड पे बैठ के भी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जॉइंट्स को मूवमेंट में रखने के लिए। तो ये अलग अलग टाइप के सिनेरियोज हैं, एज ग्रुप्स हैं, जिसके हिसाब से हम उनको जो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉइंट पेन्स हैं या बोन पेन्स हैं उसको पहले डायग्नोस करें और उसके हिसाब से उनको मेडिकल या नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट उनको एडवाइस करें। डॉक्टर, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस हिंदी में सरल भाषा में कहेंगे तो बोन्स का खोखलापन। जैसे जैसे हमारी बोन्स एज बढ़ती है तो उसमें से मिनरल कंटेंट लूज होने लग जाता है। एक कहते हैं कि किसी में वो जल्दी होता है, किसी में लेट होता है। खासकर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज। या कई लोगों का किसी कारणवश यूट्रस पहले रिमूवल हो जाता है या ब्लीडिंग की वजह से होता है, तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस और जल्दी सेट इन होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस आप कुछ पेशेंट देखेंगे 80 साल में भी बहुत स्ट्रांग होंगे, लेडीज जेंट्स, और कुछ होंगे 50 ईयर्स में उनको ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सीवियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बोन स्टॉक है, जब हम बचपन से खाना शुरू करते हैं, हर तरीके की डाइट प्रॉपर लेते हैं, तो सेकेंड और थर्ड डिकेड तक हमारा बोन डेंसिटी बढ़ता जाता है। मैक्सिमम 33-34 ईयर्स तक हमारे मैक्सिमम पीक बोन मास जिसको बोलते हैं कि बेस्ट क्वालिटी बोन हमारी 30 और 35 के बीच में पहुंचती है, और उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल होता है। तो 30-35 साल तक हम अपनी बोन मास को बढ़ाते हैं और फिर वो डाउनफॉल जो होता है उसको, डाउनफॉल स्लो हो उसको मेंटेन करने के लिए हम ये कैल्शियम, प्रोटीन और ये सब चीज़ें लेते हैं। तो जैसे जैसे पीक से नीचे गिरना शुरू करते हैं, किसी को 50 साल में फॉल हो जाता है, किसी में 80 में होता है, इसके चलते हमारा बोन डेंसिटी कम हो जाता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस जेंट्स में और लेडीज़ में दोनों में होता है, लेकिन सबसे कॉमन वो फीमेल्स में है। और इस खोखलेपन की वजह से, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि ये साइलेंट डिजीज़ है। हाँ। बहुत से टाइम पेशेंट्स को पता नहीं लगता, वो किस दिन पता लगता है, जिस दिन वो गिरते हैं सिंपल, और उनको एक बड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे वो कलाई में हो, हिप में हो, स्पाइन में हो। और जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वो कहते हैं आपको तो बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, आप चल भी कैसे रहते हैं। बट वो उस एज में इग्नोर इसलिए होता है क्योंकि हर एक को लगता है ओल्ड एज है, शायद एज की वजह से दर्द हो रहा है, बट वो एज की वजह से नहीं है। उनकी बोन्स इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि वो अपना बॉडी का वेट ही नहीं उठा पा रही हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम हर बार सजेस्ट करते हैं, जो भी फीमेल जिनका मेनोपॉज हो चुका है या 55-60 प्लस एज ग्रुप में है, तो उनको कम से कम एक बार अपना बोन डेंसिटी चेकअप कराना चाहिए। और अगर वो वाकई ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस रेंज में आ रहे हैं तो उसको एक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जाता है सिग्निफिकेंटली। डॉक्टर, यहीं पे मैं आपसे पूछूंगी, जैसे व्हाट इज बोन डेंसिटी? एक तो हो गया बोन डेंसिटी क्या होता है, वो मिनरल कंटेंट पर डिपेंड करता है। बोन्स में जितना कैल्शियम और विटामिन डी है वो बोन डेंसिटी डिसाइड करता है, वही उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। अब जैसे जैसे वो मिनरल कंटेंट कम होता चला जाता है, जैसे जैसे बोन में से कैल्शियम लीक होता जाता है, तो बोन डेंसिटी कम हो जाता है। अब उसके बाद कितना कम हुआ इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। आजकल टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे मोस्ट एक्यूरेट या गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको बोलेंगे उसको हम डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटी टेस्टिंग बोलते हैं, जिससे हमें एक वैल्यू मिल जाती है। उस वैल्यू, वो WHO रिकग्नाइज्ड टेस्ट है, और उस वैल्यू के बेस पे हम पेशेंट की बोन डेंसिटी कितनी कम हुई है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। हड्डियां वीक हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो ये सिंपल टेस्ट जो बताया, बट ये हर एक की बस की नहीं है कि वो जाए वो टेस्ट कराए। एक सिंपल फार्मूला है कि जिस भी मिडिल एज या एल्डरली में अगर उनको जगह जगह पे बोन पेन्स होने लग गए हैं, जैसे घर में दादा दादी बोलते हैं कि मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है, हाँ, खासकर वो कलाई में, अगर आप उनका हाथ भी ऐसे पकड़ें तो उनको अगर पेन हो तो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि इनको बोन पेन्स हो रहे हैं, इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आपने देखा होगा एज के साथ साथ वो उनका झुकाव आ जाता है, वो सीधा की जगह थोड़ा सा कर्व हो जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट बोलते हैं कि मेरी हाइट कम हो रही है। तो बहुत सारे एल्डरली पेशेंट आते हैं कि अच्छा पिछले साल आए थे, देखा तो 5 फुट 5 इंच थे, आज देखा 5 फुट 3 इंच हो गए। तो जो हाइट कम होती है वो सबसे बड़ा
इनडायरेक्ट एविडेंस है कि इनकी स्पाइन में सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, इसलिए वो बोन्स इतनी सॉफ्ट हो रही है, पिचकती जा रही है और उनका हाइट कम होता जा रहा है। तो जगह जगह पे बोन पेन्स होना, एनर्जी लेवल्स कम होना, थकान बहुत जल्दी हो जाना, सुबह भी उठे तो उनको लगे कि अपना नॉर्मल 20 कदम चलने में भी दिक्कत हो रहा है, कलाई को हाथ पकड़े तो उतने में ही इतना सीवियर पेन हो जाए या हाइट लॉस हो जाना। ये सारे एक सिंपल घर के सिम्टम्स हैं। अगर कोई भी अलर्ट पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, वो अगर पेरेंट्स बता रहे हैं, एल्डरली लोग बता रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा सिम्टम देख रहे हैं, तो आई थिंक उनको एक बार जाके चेक कराना चाहिए। सो डॉक्टर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है, तो इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो नेक बेंडिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम। चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, चाहे वो नॉन आईटी है, सब लोग सिस्टम पे हैं या एटलीस्ट वो फ़ोन पे तो हैं ही, और वो ऐसे तो देखते नहीं है, वो हमेशा नीचे ही देखते हैं। तो ये जो 15 डिग्री से ज़्यादा हम नेक बेंड करके जितना घंटे करते हैं, उससे ये धीरे 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 हमारी डिस्क पे प्रेशर पड़ता है। फिर बहुत सारे लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, हेडेक्स होते हैं, और वो लंबे समय तक डेस्कटॉप पे बैठ भी नहीं पाते। उसको हम टेक्निकली टेक नेक सिंड्रोम भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नेक की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सर्वाइकल 2 तरीके का होता है। जो इस यंग पॉपुलेशन में हो रहा है, तो शुरू के कुछ सालों में सिर्फ उनकी मसल्स में प्रॉब्लम आती है, बोन में चेंजेस या डिस्क में चेंजेस इनिशियली नहीं होते। बट जो आदमी 15 साल यही काम करता रहता है, धीरे 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 जो 60 में होना है वो 35-40 में हो जाता है। सो डॉक्टर, एक तो एक्सरसाइज है ही, इसके अलावा क्या प्रिवेंशन टिप्स आप देंगे? सर्वाइकल से बारे में पूछें तो पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, बैक स्ट्रेट अपराइट होना चाहिए। स्क्रीन अगर यूज़ करते हैं, इट हैज़ टू बी एट द आई लेवल, वो स्क्रीन लेवल पे करेंगे, और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना है। एवरी 1 आवर शुड टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। उससे हमारा जो कंटिन्यूस प्रेशर है नेक की मसल्स पे, डिस्क पे, वो कम हो जाएगा। और फिजिकल एक्टिविटी के साथ हमारे पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एटलीस्ट जो सिंपल वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, चाहे सिंपल वॉकिंग ही हो, दैट इज 30 मिनट्स ऑफ वॉक इज़ गुड इनफ। अगर हम बहुत कोई एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते या उतना टाइम नहीं है, आजकल बहुत सारे ऑफिसेज में भी एक छोटे जिम्स होते हैं, कार्डियक एक्सरसाइज होती है, सिंपल जो हमारे 1 किलो 2 किलो के वेट्स होते हैं, सिंपल जेंटल वेट ट्रेनिंग, नी की एक्सरसाइजेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली ख़राब होने वाला जॉइंट भी नी है। अगर उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ हम रखेंगे, सो दैट विल ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प इन रिकवरी। बहुत सारे लोग सीढ़ी चढ़ने उतरने को एक एक्सरसाइज मानते हैं। जैसे ऑफिस में भी 10 सीढ़ी चढ़ गए उतर गए, उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। बट वही लोग फिर वापस आते हैं कि वहाँ घुटनों में दर्द हो गया, 10 दिन से हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। सो उसका कोई फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। सो सीढ़ी चढ़ने उतरने को प्लेनली एक्सरसाइज ना माने, वंस इन अ वाइल इज ओके, बट जो उसकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं, नी की वॉकिंग है, इनफैक्ट बहुत से लोग ट्रेडमिल भी करते हैं, रोड पे रनिंग करते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन रोड के रनिंग से इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। आजकल तो हमारे पास इम्पैक्टलेस ट्रेडमिल भी होता है कि आप प्रेशर देते हैं तो वो उतना बैक प्रेशर नहीं देता, वो फ्लेक्सिबल होता है, जस्ट लाइक हमारे पार्क की मिट्टी वाला ट्रैक होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सिमुलेट होने लगी है। अब सालों साल आप उस ट्रैक में नहीं जा सकते हैं, आप घर के आसपास है नहीं। सो इफ़ यू हैव अ ट्रेडमिल ऑल्सो, वन वे और दी अदर यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन जो आपके सिनेरियो में, आपके प्रोफेशन में फिट कर। सो डॉक्टर, जैसे उठने बैठने में हड्डियों में से आवाज़ आना, उसका क्या कारण हो सकता है? 90% जो साउंड्स आती हैं जॉइंट्स में से, चाहे वो हाथ के छोटे जॉइंट्स हो, चाहे वो नी में हो, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि साउंड्स आती हैं। मोस्टली वो ऑमिनस या घबराने वाली या चिंता वाली बात होती नहीं है। वो मोस्टली जैसे स्मॉल जॉइंट्स की बात करें तो हम अगर किसी जॉइंट को मैनिपुलेट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कोई पर्टिकुलर मैनूवर में गैस बबल रिलीज होते हैं, उसकी साउंड होती है, विच इज़ टोटली हार्मलेस। नी में पेनलेस साउंड्स हो और वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, अगेन वो हार्मलेस है। उसमें सिर्फ ये एक इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं मसल्स की इम्बैलेंस है, वीकनेस है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, कुछ पोस्चर्स हैं जैसे स्क्वाट करना या बिल्कुल इंडियन वॉशरूम यूज़ करते हैं जिस पोजीशन में, या नमाज पढ़ना उस पोजीशन में, इन सारी पोजीशन पे उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो हम कुछ समय के लिए उसको अवॉइड करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर वापस उन एक्टिविटीज़ पे जा सकते हैं। हाँ, किसी को साउंड्स भी आ रहा है और धीरे धीरे वो साउंड बढ़ता जा रहा है और पेन बढ़ना शुरू हुआ है और चाल में थोड़ा लचक है, इम्बैलेंस हो रहा है और वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, उनको डेफिनेटली एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए कि कहीं शुरुआत आर्थराइटिस का ना हो। डॉक्टर, प्रोटीन पाउडर
क्या बोन्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है? प्रोटीन पाउडर तो नहीं बोलेंगे, हाँ प्रोटीन्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी बोन्स का। तो कहीं ना कहीं हमें प्रोटीन का इंटेक तो रखना है। मोस्टली बीइंग वेजिटेरियन तो हमारी चॉइस ऑफ लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वेजिटेरियन में प्रोटीन का सेवन रेगुलर बेसिस पे करना, कभी सोयाबीन, कभी पनीर, कभी किनुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों से, सत्तू वगैरह, इन सब में हमारे पास ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने प्रोटीन की कंटेंट को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोटीन कम होगा तब आपको डेफिनेटली बाहर से सप्लीमेंट भी चाहिए। अब जिसका जितना डिमांड है उसके हिसाब से, अब हम रेसलर्स या जिनको मसल बिल्डिंग करना है उनके लिए तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से वो प्रोटीन खाते हैं, विच इज़ वेरी हाई प्रोटीन। मतलब 80 किलो का कोई रेसलर है तो उसको 80 ग्राम पर डे प्रोटीन खाना है, विच इज़ वेरी हाई डोज। और तो उनके लिए ये प्रोटीन पाउडर्स वगैरह काम आते हैं, बट उसके साथ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उनको मैनेज करना, वाटर इनटेक कम से कम 5 to 6 लीटर्स बढ़ाना, और इतना अगर प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको बर्न भी करना है, उतना ही एक्सरसाइज भी करना है। आपने 80 ग्राम ले लिया, आपने एक्सरसाइज किया 10 मिनट, तो वो तो सारा बॉडी में चोक ही होगा, और किडनी से बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं वो स्टोन बनने का कारण बनेगा। सो प्रोटीन इंटेक इम्पॉर्टेंट है, जितना नेचुरल सोर्स हो उतना बेटर है। बट हाँ, कुछ सेलेक्टेड कंडीशंस में हमें प्रोटीन पाउडर भी काम करता है, बट वो बहुत मॉनिटर्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया, उसने खाया तो हम भी खा लेते हैं। तो वो प्रोटीन पाउडर को इट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट विद लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। हाँ, तो डॉक्टर, प्रोटीन पाउडर के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बोन्स पर? कॉमन है, स्टोन बनेगा, उससे गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि इतना हाई डोज प्रोटीन होगा तो स्टमक की एब्जॉर्प्शन भी उतनी अच्छी नहीं होती। लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें बहुत, हैवी फुलनेस फील होना, हैवी फील होना, ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो भी नया प्रोटीन पाउडर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सिंथेटिक प्रोटीन होते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो लोग लेते हैं उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स स्टोन वगैरह और बाकी चीज़ों में होता है, किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हमने देखा है कई पेशेंट आते हैं जिनका यंग एज में ही किडनी का टेस्ट एबनॉर्मल हो जाता है, क्रेटिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो बहुत सालों से बहुत हैवी डोज प्रोटीन ले रहे हैं। सो किडनी का डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोटीन्स का पड़ता है। तो बीच बीच में अगर हम रियली में वो प्रोफेशनल रेसलिंग और उसमें जा रहे हैं, वेट बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, सो आपका कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग बाय अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इट कैन इम्पैक्ट किडनीज, इट कैन इम्पैक्ट अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। सो डॉक्टर, जैसे आजकल जो जिम गोयर्स हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, सो उसका इम्पैक्ट हमारी बोन्स पे कैसे पड़ता है? क्या वो लेना सही है? बिल्कुल गलत है। मेरे पास तो इतने एग्जाम्पल्स हैं, 24 साल 25 साल में पेशेंट जिनके दोनों हिप्स खराब हो गए एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेके। तो मैं तो अभी भी उस पेशेंट मेरे फॉलोअप में है, उसका एक हिप रिप्लेस हो चुका है, दूसरा होना है। वो 22 साल की उम्र से उन्होंने वेट बढ़ाने के लिए, मसल बनाने के लिए स्टेरॉइड लेना शुरू किया, और वो इतना, अब वो कोई मात्रा तो कोई देखता नहीं। अब जिम में कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसके एक सेलेक्टेड प्रॉपरली उसको मॉनिटर करे। वो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज़्यादा स्टेरॉइड ले लिया, और वो डायरेक्टली बोन्स के ऊपर इम्पैक्ट किया, हिप्स के ऊपर इम्पैक्ट किया, और इरिवर्सिबल डिजीज़ हो जाती है जिसके लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इज़ अ टोटल नो नो फॉर अ कॉमन मैन। तो स्टेरॉइड से हमारे बोन्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी हो जाता है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, हमारे स्किन के कलर पिगमेंटेशन हो जाता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लिवर किडनी दोनों पे इफेक्ट होता है। तो स्टेरॉइड का तो सिर्फ जो एक सुपरफिशियल बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज नज़र आता है, बट वो भी बहुत टेम्परेरी होता है, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म में कुछ सालों में ही उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग या परमानेंट चेंज होता है, जिसके बाद पेशेंट्स की मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, कोई ऑल्टरनेटिव जो हम ले सकते हैं स्टेरॉइड्स और प्रोटीन पाउडर के बदले, सो दैट हमारी बोन्स पर इफेक्ट ना पड़े? बहुत सारे हमारे हरियाणा के इंडियन रेसलर्स हैं जो वेजिटेरियन हैं, जो सिर्फ घर के खाने खा के ही इतनी बॉडी उन्होंने बनाई है, वो नेचुरल तरीके से बनाई है, और वो सस्टेनेबल भी है। सो आई थिंक घर की बैलेंस डाइट को सिर्फ हमें क्वांटिफाई ज़्यादा करना है। अब किसी को प्रोटीन चाहिए, 80 ग्राम प्रोटीन वाकई उनको अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए, तो नेचुरल सोर्स से मिल सकता है। अगर वो एग लेते हैं, एग वाइट्स बहुत अच्छा सोर्स है, नॉनवेज लेते हैं तो चिकन एक बहुत अच्छा सोर्स है, और अगर वो वेजिटेरियन है तो सत्तू, किनुआ, सोयाबीन, इन सब चीज़ों के
एडिक्वेट कंटेंट को लेके विद प्रॉपर वाटर इनटेक वो अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। 5 टिप्स टू इम्प्रूव बोन हेल्थ। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका 1 आवर डेडिकेटेड टू एनी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो घर से बाहर का वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, स्पोर्ट्स हो, एनीथिंग, आपने पिक एंड चूज करना है जो आपको इंटरेस्ट रखे, जिसमें आप रेगुलरिटी रख सकें। दैट इज वन थिंग। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में गेट 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर with hands and legs exposed if possible. That's a very good way. Then deep breathing exercises and some form of you can meditation that can improve the lung circulation, breathing pattern circulation. जो हम अलोम विलोम और ये सारी चीज़ें फेमस हैं हमारे कॉमन पार्लेंस में, वो बहुत हमें हेल्प करती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो प्रैक्टिस नहीं करती यंग पॉपुलेशन, बट दिस एज ओल्ड नुस्खाज, दादी माँ के जो नुस्खा कहते हैं जिनको, या राम बाबा के कहते हैं, ये सब चीज़ें हमें इनडायरेक्टली ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ में, इनफैक्ट कोविड में इन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प किया है टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी लंग प्रॉब्लम्स। सो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कम करना है, पोस्चर ठीक करना है, और कहीं ना कहीं अपनी डाइट में ये पांचों एलिमेंट्स को अगर हम मिला लेते हैं, देन यू कैन स्टे अवे फ्रॉम ऑर्थोपेडिक सर्जन। थैंक यू डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप गाइज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इफ नॉट, हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए और सजेशंस भी भेजिए अगले एपिसोड के लिए। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मी फौजिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम द healthside.com पॉडकास्ट।